हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1943, 1942, 1939 या फिर 1945? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो दोस्तों 1942 में शुरू हुआ था। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों ये 7 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 7 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और दोस्तों इसका प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ये भी आपको याद रखना है। जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और दोस्तों इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये भी आपको याद रखना है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। और दोस्तों यह मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में रखा गया था। दोस्तों मुंबई के ग्वालियर टैंक से ये शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी आपको याद रखना है। 7 अगस्त 1942 में हुआ था जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन ए हिंदी, या फिर बी संस्कृत, या फिर सी ब्राह्मी, या फिर डी नन ऑफ दीज? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? तो चलिए मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद की जो मूल रचना है वो दोस्तों संस्कृत भाषा में हुई थी। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हिंदी है वो संस्कृत भाषा से उत्पन्न मानी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ब्राह्मी है, ये कोई भाषा नहीं है, ये एक लिपि है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ऋग्वेद की मूल रचना वो संस्कृत से हुई थी, संस्कृत भाषा में हुई थी, ये आपको याद रखना है। दोस्तों जो ऋग्वेद है वो सबसे हमारा प्राचीनतम वेद है, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लक्षद्वीप समूह में निम्न में से किसमें स्थित है? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, या फिर डी नन ऑफ दीज? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस में स्थित है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, वो दोस्तों अरब सागर में स्थित है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको याद रखना है लक्षद्वीप जो द्वीप समूह वो दोस्तों अरब सागर में स्थित है। और दोस्तों इसकी लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो दोस्तों करवंती द्वीप है, ये भी आपको याद रखना है। करवंती दोस्तों कहीं कहीं पर करवत्ती लिखा रहता है, वो भी आपको याद रखना है। करवत्ती ये भी लिखा होता है दोस्तों, करवत्ती हो या करवंती हो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, दोनों एक ही बात है। दोस्तों इसकी स्थापना है, जो लक्षद्वीप की जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी वो दोस्तों 1 नवंबर 1956 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी लक्षद्वीप की। दोस्तों ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अभ्रक का अत्यधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? भारत, चीन, श्रीलंका, या फिर नेपाल? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभ्रक का अत्यधिक जो उत्पादन करता है वो दोस्तों कौन सा देश करता है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, वो दोस्तों भारत करता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया था कि भारत में कौन सा राज्य है जो अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो दोस्तों वो झारखंड है, जो अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है भारत के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? 25, 24, 12, या फिर 2? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहाँ पर दे रखा है राज्यसभा, दोस्तों राज्यसभा के लिए 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है और बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया था लोकसभा के लिए, दोस्तों लोकसभा के लिए 2 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये सही होता। अगर दोस्तों यहाँ पर लोकसभा होता तो, और यहाँ पर पूछा गया राज्यसभा, राज्यसभा के लिए 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों राज्यसभा को स्थायी सदन बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों लोकसभा को अस्थायी सदन बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी, हुगली नदी, बंगाल की खाड़ी, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोलकाता बंदरगाह है वो किस नदी पर स्थित है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कोलकाता बंदरगाह है वो हुगली नदी पर स्थित है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों जो कोलकाता बंदरगाह इसका उद्घाटन 1870 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही पुराना जो बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। और दोस्तों ये सबसे जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनमें से तीसरे नंबर पर आता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, हैरोमीटर,
या एटमेरोमीटर? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। वायुमंडलीय दाब, दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों बैरोमीटर किया जाता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये आपको याद रखना है, आपको रट लेना है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? मार्क्सवादी, समाजवादी, व्यवहारवादी या फिर तानाशाह? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू को एक समाजवादी कहा जाता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को समाजवादी इसलिए कहा जाता है दोस्तों, सामाजिक की समता के लिए, समानता के लिए इन्होंने वकालत करते थे, इस वजह से इन्हें समाजवादी कहा जाता था। और दोस्तों इनका जन्म है वो 14 नवंबर 1889 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दिल्ली, आगरा और मथुरा किस नदी के किनारे स्थित हैं? गंगा, चंबल, यमुना या फिर कृष्णा? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बार बार रिपीट होता है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली, आगरा और मथुरा किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो दिल्ली, आगरा और मथुरा है वो दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी वो भी यमुना नदी है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर रामकृष्णन या फिर महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय या फिर बाल गंगाधर तिलक? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो बीएचयू के संस्थापक थे वो कौन थे? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो दोस्तों मदन मोहन मालवीय थे। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसकी स्थापना वो 1916 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? वाराणसी, कराची, इलाहाबाद या फिर मुंबई? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। पहली डाक टिकट है वो कहाँ जारी की गई थी? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो पहली डाक टिकट है वो मुंबई में जारी की गई थी। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों यह 21 नवंबर, आपको डेट भी याद रखनी है, 21 नवंबर 1947 को याद वो डाक टिकट जारी की गई थी सबसे पहले मुंबई में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939, 1948, 1942 या फिर 1945? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। मुस्लिम लीग ने अपना मुक्ति दिवस है वो कब मनाया था? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुस्लिम लीग ने अपना मुक्ति दिवस है वो 1939 को मनाया था। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों 16 अगस्त 1939 को मुस्लिम लीग ने अपना मुक्ति दिवस मनाया था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्योंकि इस दिन कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने अपना त्याग पत्र दे दिया था। इस वजह से कांग्रेस ने, सॉरी, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1939 को अपना मुक्ति दिवस मनाया था। और दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो चलिए मैं आपको बता दूं, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो दोस्तों 1906 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना है वो सलीम उल्लाह खां और दोस्तों आगा खां ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2, 4:3, 4:5 या फिर 2:3? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई है वो दोस्तों तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो क्या है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बनाई थी? 1923, 1928, 1939 या फिर 1935? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बनाई थी? दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में बनाई थी। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को त्याग पत्र देने के बाद ही यह पार्टी बनाई थी, आपको याद रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक है वो 1939 में बनाई थी। और आपके एग्जाम में पूछ लिया है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को कब इस्तीफा दिया था कांग्रेस से? तो दोस्तों वह 1939 में दिया था, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? माउस,
कीबोर्ड, सीपीयू या फिर प्रिंटर। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा अगर रिपीटेड क्वेश्चन, अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग से क्या वो दोस्तों सीपीयू को कहते हैं। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दोस्तों सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी आपको याद रखना है, सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? कर्नाटक, असम, केरल या फिर बिहार? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बिहू लोक नृत्य वो किस राज्य का है। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, बिहू लोक नृत्य वो दोस्तों असम राज्य का है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर मुंबई? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर है वो मुंबई में स्थित है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसकी स्थापना है वो 3 जनवरी, आपको याद रखना है 3 जनवरी 1954 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर है वो दोस्तों मुंबई में स्थित है। इसकी जो स्थापना 3 जनवरी 1954 में हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल? दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कोयले का सबसे बड़ा भंडार है वो किस राज्य में है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, झारखंड में है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता कोयले का सबसे बड़ा जो भंडार है वो किस देश में सबसे पहले नंबर पर है। दोस्तों वो सबसे पहले है वो चीन है, ये आपको याद रखना है। और दूसरे नंबर पर है दोस्तों वो अमेरिका है। और तीसरे नंबर पर है हमारा भारत है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पर भारत कोयले का सबसे बड़ा भंडार है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती हैं? 1, 3, 4 या फिर 2? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं वो कितने देशों के साथ मिलती हैं? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, 3 देशों के साथ मिलती हैं। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों आपको याद रखना है वो नेपाल, भूटान और दोस्तों बांग्लादेश के साथ मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो कितने राज्यों के साथ, भारतीय राज्यों के साथ कितने राज्यों के साथ मिलती है? दोस्तों 5 राज्यों के साथ मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। असम, बिहार, सिक्किम, उड़ीसा और झारखंड। दोस्तों आपको याद रखना है असम, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम और झारखंड, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में अजीत जोगी जिनका निधन हुआ है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हाल ही में जो अजीत जोगी जिनका निधन हुआ है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री थे। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 2000 में हुआ था। और जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे वो अजीत जोगी जी बने थे। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, अजीत जोगी जी का निधन हुआ वो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या फिर रजिया सुल्तान? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोंपड़ा है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2.5 दिन के झोंपड़ा का निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों आपको याद रखना है 2.5 दिन के झोंपड़ा का जो निर्माण है वो दोस्तों राजस्थान के अजमेर जिले में है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये सबसे पहले 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। और दोस्तों इसको तोड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में इसको तोड़वाकर दोस्तों 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किया था, ये भी आपको याद रखना है। इसकी जगह पर पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पशुपति मंदिर स्थित है काठमांडू, कोलंबो, मदुरई या फिर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? और दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। पशुपति मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, पशुपति मंदिर स्थित है वो काठमांडू में स्थित है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे पुराना स्मारक है
कुतुब मीनार, अजंता की गुफाएं, खजुराहो या फिर ताजमहल। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारत का जो सबसे पुराना स्मारक है वो कौन सा है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भारत का सबसे पुराना स्मारक है वो अजंता की गुफाएं हैं। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अजंता की गुफाएं वो महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अजंता की गुफाएं वो किससे संबंधित है? वो दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है और वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। नेपाल में गंडक नदी किस नाम से जानी जाती है? त्रिशूल नदी, काली गंडक नदी, नारायणी नदी या फिर कृष्णा नदी। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। नेपाल में गंडक नदी है वो किस नाम से पुकारा जाता है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो नारायणी नदी के नाम से पुकारा जाता है। गंडक नदी तो नेपाल में। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों इसको नारायणी नदी और दोस्तों शालिग्राम नदी के नाम से भी पुकारा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। नेपाल में गंडक नदी को नारायणी नदी और शालिग्राम नदी से पुकारा जाता है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे ज्यादा भूकंप वो किस महासागर में आते हैं? आर्कटिक, अंटार्कटिक, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर। दोस्तों अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा भूकंप है वो किस महासागर में आते हैं? और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हैं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम से पहले 200 प्लस दोस्तों 200 प्लस क्वेश्चन आपके करा दिए जाएंगे जीएस से रिलेटेड। दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। और दोस्तों आपको बताना है सबसे ज्यादा भूकंप है वो किस महासागर में आते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो प्रशांत महासागर में आते हैं। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ा जो, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है, वो भी दोस्तों प्रशांत महासागर है। जो पृथ्वी पर जितनी भी जो धरती है, जहाँ पर जो जीवन है, जहाँ पर लोग रहते हैं, जो पृथ्वी पर धरती है जो खेती करने लायक है, जो रहने लायक है दोस्तों, उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है प्रशांत महासागर, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।